नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य जोखिम खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इंबैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज की बात, लेकिन क्या आपने प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं। क्या है ये समस्या, क्या लक्षण है प्री डायबिटीज के, कैसे मैनेज किया जा सकता है? इससे ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी, सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स, न्यू दिल्ली। डॉक्टर छवि अग्रवाल, एसोसिएट कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, ओखला रोड, न्यू दिल्ली। डॉक्टर स्वीटी अग्रवाल, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर ऋचा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, भारत में डायबिटीज के बढ़ने और इससे होने वाले हेल्थ रिस्क के बारे में बात होती है, लेकिन प्री डायबिटीज के बारे में उतनी बात नहीं की जाती है। प्री डायबिटीज कितनी गंभीर स्थिति है और इसके बारे में डायबिटीज की तरह क्यों नहीं बात की जाती है? आई वुड से जो भी लो इनकम या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज उतना है नहीं, सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन ट्रीटमेंट पार्ट। प्रिवेंशन पे हमारा इतना फोकस नहीं रहा है। बट अभी आपने जो 2023 में हमारी ICMR इंडिया डायबिटीज स्टडी आई, जिसने बताया कि हमारे जितने प्रोजेक्शंस 2019 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने कहा था, उससे कहीं ज़्यादा निकल के 23 के सर्वे में ICMR इंडिया डायबिटीज ने बताया कि 101 मिलियन डायबिटीज, 10.1 करोड़ पीपल विद डायबिटीज, और उससे ज्यादा 113 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्री डायबिटीज है। सो ये सब चीजें हमारे को अब बता रही है कि it is very late and we have to start addressing this problem of pre-diabetes. So I think resource की कमी की वजह से शायद हम NCDs, non communicable diseases के ओवरऑल ट्रीटमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करते रहे हैं। बट प्री डायबिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और ये एक कंडीशन ऐसी है कि इसमें अगर हम लाइफस्टाइल अपना बहुत अच्छा रखें तो हम डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी सिवियरिटी कम कर सकते हैं, और प्री डायबिटीज में जो हार्ट डिजीज है उसकी शुरुआत हो जाती है। जो भी डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर, मतलब जो आंखों पे आएगा, नसों पे आएगा, किडनी पे आएगा, वो तो जब फ्रैंक डायबिटीज शुरू हुई तभी शुरू होंगे। प्री डायबिटीज को अच्छे से मैनेज करना ताकि फ्रैंक डायबिटीज ना हो बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सारे कारण हैं। we have been talking about it, but it's high time that we start discussing this condition also. डॉक्टर छवि, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप प्री डायबिटीज के बारे में डिटेल में बताएं, और कौन से कल्चरल या लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो इसमें योगदान करते हैं? देखिए, प्री डायबिटीज जो कंडीशन है, जैसा कि डायबिटीज से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं, जब आपका शुगर बॉर्डर लाइन लेवल पे आने लगता है। तो इंडियन पॉपुलेशन जो है वो वैसे भी एक जेनेटिकली हमारा ज्यादा रिस्क है एट अर्ली एज डायबिटीज होने का, और स्पेशली जो अभी रिसेंट जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, जिसमें हम लोग ज्यादातर बैठ के हम लोग सारा काम करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई है, और जो खाने में चेंजेस आए हैं, जो पहले हम लोग घर का बना हुआ खाना खाते थे, लेकिन आजकल जंक फूड जो है वो ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं। तो ये जो मेन चेंजेस हुए हैं हम लोगों के लाइफस्टाइल में, वो तो है ही, कंट्रीब्यूट करता है प्री डायबिटीज कंडीशन को। उसके अलावा जो हम लोगों का कल्चरल है कि तला हुआ खाना ज्यादा खाते हैं, नॉर्थ जो ईस्ट साइड है वहाँ पे राइस बेस्ड मील्स ज्यादा हैं, और जो जेनेटिक है कि हमारा जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो ये सब कारण है जो इंडियन पॉपुलेशन को एक अर्ली एज पे डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा करते हैं। डॉक्टर स्वीटी, अक्सर प्री डायबिटीज के लक्षण नोटिस नहीं होते। क्या आप उन चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिनका सामना प्री डायबिटीज के लक्षणों को पहचानने में करना पड़ता है? प्री डायबिटीज, इनफैक्ट डायबिटीज के भी बहुत सारे लक्षण हैं जो नोटिस नहीं होते हैं। मानो करीबन 70-80% लोग जिन्हें डायबिटीज भी हैं उन्हें लक्षण नहीं होते। जो हम साधारण लक्षण जानते हैं
प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा आना, वज़न का घटना, ये सारे आमतौर पे बहुत बढ़ी हुई शुगर में देखे जाते हैं। तो प्री डायबिटीज़ इज़ लार्जली एन एसिम्प्टोमेटिक इलनेस, और उसी में इसे डायग्नोज करने का चैलेंज आता है। इसका मतलब प्री डायबिटीज़ डिटेक्ट करने के लिए हमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। स्क्रीनिंग हम तब कहते हैं जब एक पेशेंट को लक्षण ना होते हुए भी उसका टेस्ट किया जाए, ताकि जो बीमारी उसे हो सकती है या छुपी हुई है उसे हम जान पाएं। तो इसलिए गाइडलाइंस दुनिया भर में ये कहती हैं कि जहाँ हाई रिस्क पॉपुलेशन है, खासकर जैसे जिनके परिवारों में डायबिटीज़ है या जिनका वज़न ज़्यादा है, या वो स्त्रियां जिन्हें प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ रह चुकी है, इन सब लोगों को रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए। लक्षण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए प्री डायबिटीज डिटेक्ट करने के लिए। डॉक्टर ऋचा, प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बीच क्या मेन डिफरेंस है और दोनों के सिम्टम्स को कैसे पहचाना जा सकता है, और साथ ही ये किसी की रूटीन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है? प्री डायबिटीज ऐसी कंडीशन है कि जिसमें लक्षण नहीं होते। डायबिटीज भी कई बार साइलेंट होती है, लक्षण कई बार उसमें भी नहीं होते। ऑल्दो जो बड़े कॉमन डायबिटीज के लक्षण है, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, वजन घटते जाना, ब्लरिंग ऑफ विजन होना, वो कई बार डायबिटीज में मिलते हैं, कई बार उसमें भी नहीं मिलते हैं। प्री डायबिटीज में जनरली लक्षण नहीं मिलते, इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हाई रिस्क आप कंडीशंस में हैं, ऐसी कंडीशंस में है जिसमें डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज के लिए चेकअप कराना चाहिए। हाई रिस्क, हम इंडियंस तो हाई रिस्क पे हैं ही हैं एथनिकली। एशियंस में एज कंपेयर टू व्हाइट पीपल, हमको 10 साल पहले डायबिटीज हो जाती है, 10 साल पहले हमें हार्ट डिजीज आने लगती है, तो हम तो वैसे ही हाई रिस्क है। सो आई थिंक उसके अलावा अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, हमारा वजन ज्यादा है, या हमको ब्लड प्रेशर हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की बीमारी पहले रही है, प्रेगनेंसी में बेबी का साइज 4.1 kg से ज्यादा हुआ है, सो ये सब प्रॉब्लम्स अगर रही है तब तो और ही जल्दी करा लेना चाहिए। बट अदरवाइज भी इन इंडिया हमको थोड़ा सा स्क्रीनिंग जल्दी शुरू करनी चाहिए। प्रिवेंटिव चेकअप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, वो हमें करते रहना चाहिए। ये तो जनरल लक्षणों की बात हो गई, बट असल में जो हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों में कि प्री है कि फ्रैंक है, वो होता है कट ऑफ लेवल्स होते हैं। जैसे अगर खाली पेट शुगर हमारी 100 के नीचे आ रही है, 99 तक आ रही है, तब हम बोलेंगे आप बिल्कुल नॉर्मल है, आपको न डायबिटीज है न प्री डायबिटीज है। लेकिन आपकी अगर 100 से 125 तक आ गई, 100 to 125 तक आ गई, तब हम बोलेंगे आपको प्री डायबिटीज है। तो HbA1c अगर 5.6% तक आया है, एब्सोल्युटली नॉर्मल। 5.6 से लेकर के 6.4 तक प्री डायबिटीज है, 6.5 एंड अबव हमारी डायबिटीज हो जाती है। तो ये कुछ टेस्ट करा के हम डिसाइड करते हैं पेशेंट को प्री डायबिटीज है या डायबिटीज है। डॉक्टर छवि, इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अर्ली डिटेक्शन रेट्स में सुधार के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं? देखिए, स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चाहे वो शुगर से हो चाहे वो हार्ट की हो, क्योंकि अगर हम बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो हमें केवल बिना दवाइयों के भी उसका इलाज हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो जनरल पॉपुलेशन है उसको पहले तो इस चीज की नॉलेज हो कि उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट कब कराना चाहिए और स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमें टेस्ट कराना भी है। तो जनरली जो हम कहते हैं कि 40 साल के ऊपर सभी को अपना शुगर टेस्ट कराना चाहिए, लेकिन अगर हम इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो और भी जल्दी में भी 30-35 ईयर्स पे हमें स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो डायबिटीज का करना चाहिए। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए भी जो जनरल फिजिशियंस हैं या जो बेस ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, उनके लिए भी जरूरी है कि जो पेशेंट, अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है 30-35 ईयर्स का और उसको कुछ और प्रॉब्लम है, तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट आप रूटीन टेस्ट के साथ कर सकते हैं, सो दैट कि आपको अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स नहीं भी हैं जो कि प्री डायबिटिक कंडीशन में होते हैं, तो आप उनको बीमारी को जल्दी पकड़ सके और उनको विदाउट मेडिकेशन भी आप अगर केवल उनका लाइफस्टाइल चेंज कर लेगा पेशेंट, तो उसी में उनको शुगर कंट्रोल हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है नॉट ओनली कि मरीजों को पता हो, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि रूटीन टेस्टिंग में उन्हें शुगर के लिए टेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर स्वीटी, प्री डायबिटिक पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकता है? कैसे डायबिटीज का खतरा कम हो? तो प्री डायबिटीज का इलाज इन जनरल लाइफस्टाइल चेंज ही होता है, और उसका उद्देश्य या एम यही होता है कि हम डायबिटीज में कन्वर्शन को रोकें। और दुनिया भर में इसको करने का तरीका मेन है
लाइफस्टाइल चेंज का मतलब हमारे खान पान में चेंज और हमारे फिजिकल एक्टिविटी में चेंज। अब खान पान में चेंज एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इन जनरल हम जो कर सकते हैं कि प्रोसेस ओवरऑल कैलोरिक इंटेक लिमिट करें, माइंडलेस ईटिंग कम करें, प्रोसेस्ड खाना, ना केवल चीनी या शुगर पर हर वो चीज़ जो प्रोसेस्ड है उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, मिनिमम रखें, फैट्स कम रखें, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लिमिटेड रखें। सो कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली ज़रूरी हैं जीने के लिए, बट हम किस तरह का कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, और कितना प्रोपोर्शन कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो ज़रूरी है। उसके साथ ही हर मील में प्रोटीन और फाइबर का इंटेक भी एडिक्वेट रखें। इसे विस्तार से समझने के लिए एक रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से हम कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जो बताई गई है कि मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी ऑफ 30 मिनट्स पर डे 5 days a week हम कहते हैं कि हमें करनी चाहिए। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है वॉक के अलावा मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर पेशेंट इस स्थिति में है कि कर सकता है तो वो भी जरूर की जानी चाहिए। डॉक्टर ऋचा, हेल्थ प्रोफेशनल्स पेशेंट को कैसे पर्सनल सपोर्ट दे सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, जैसे कि डाइट सुधारना या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना? कंसल्टेशन विद द डॉक्टर एंड मेनी टाइम्स विद रजिस्टर्ड डाइटिशियन बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद से क्या होता है, पेशेंट्स को इतने डाइटरी प्रिंसिपल्स पता नहीं होते हैं, और हर पेशेंट को हम सिंपल एक डाइट बताते हैं ऐसा नहीं होता है। पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से, उनके कल्चरल नॉर्म्स के हिसाब से हमें डाइट डिसाइड करनी होती है। सो कितना कार्बोहाइड्रेट किस तरह से जाना है, प्रोटीन किस तरह से जाना है, ये सारी चीजें बतानी होती है। और कई बार मोटिवेशन लेवल भी डॉक्टर्स एंड डाइटिशियंस को मिलके ज्यादा आता है, और हमारी तरफ से गाइडेंस ज्यादा अच्छा मिलता है। जैसे हमारा जो है, हमारे कल्चर में हम लोग इंडियन डाइट में कार्ब्स हम बहुत खाते हैं, गेहूं, चावल, सूजी, मैदा, पोहा, दलिया, ब्रेड, बिस्किट काफी होते हैं, तो वो हमको कार्ब्स कम कराने होते हैं। पेशेंट्स को लगता है, उनको लगता है हम अपनी तरफ से कम खा रहे हैं, सिर्फ एक रोटी खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं एक रोटी, और बहुत लेट खा रहे हैं। तो वो बहुत लेट तो नहीं हम अलाउ करते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो बहुत कई बार हम जब ऐसे पेशेंट कहते हैं हम तो सब कर रहे हैं, हमें पता है डायबिटीज के बारे में, हम सब कर रहे हैं, बट आप पेशेंट से जब हम डिटेल में बात करते हैं तो हमें कैसे छोटी छोटी बातें पता चलती हैं कि क्या उसमें गलत हो रही है। पेशेंट को पता नहीं होता फ्रूट्स खाने हैं, नहीं खाने हैं, कौन से खाने हैं, खजूर खा रहे हैं, कई बार बड़ा मीठा होता है। फिर कई पेशेंट्स बोलते हैं कि अच्छा हम चीनी नहीं खाते, लेकिन गुड़ तो खा सकते हैं, गुड़ खा लेते हैं, या हम तो ब्राउन शुगर खाते हैं, उसमें तो कुछ नहीं होता, खांड भी कुछ नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, ये सारे ही स्वीट आइटम्स हैं, इनको नहीं खाना है। तो पेशेंट्स को कई बार बड़े कंफ्यूजन होता है, और उनको पता भी नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो वो गाइडेंस बहुत जरूरी है। आजकल हम सार्कोपीनिया की बात बहुत करते हैं कि आपका वजन कम है लेकिन मसल मास ही बहुत कम है, तो ये तो आपको और वीक बनाएगा, आपको कैपेबिलिटीज टू फाइट डिसीजेस कम कराएगा। तो कई बार पतले पेशेंट को हमें बोलना होता है कि आप भाई मसल बिल्डअप करिए, आपका ओवरऑल वेट बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपका टमी फैट कम होना चाहिए, लेकिन लिम्ब मसल अच्छे बिल्डअप होने चाहिए, जिसमें डाइट एक्सरसाइज दोनों का कोलैबोरेशन जरूरी है। सो इन शॉर्ट आई वुड से कि पेशेंट को गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स क्या सही है क्या गलत है नहीं जानते हैं। तो ये डाइट डिस्कस करना पेशेंट के साथ में, ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर छवि, किसी को कितनी बार अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करानी चाहिए और टारगेट रेंज क्या होनी चाहिए? अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो आपको 1 साल में एक बार अपना टेस्ट कराना चाहिए, देखने के लिए कि शुगर है या नहीं। उसमें जो फास्टिंग शुगर है वो आपका 100 के नीचे रहना चाहिए, और रैंडम या खाने के 2 घंटे बाद का जो आप टेस्ट करा रहे हैं वो 139 के नीचे रहना चाहिए। अगर आपका, और एक जो 3 मंथ्स का एवरेज होता है HbA1c, वो आपका 5.6 के कम होना चाहिए। तो ये कट ऑफ लेवल जो है वो नॉर्मल के लिए है, जो पेशेंट शुगर जिनको नहीं है। जिनको शुगर है उनके लिए टारगेट्स अलग रहते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन कि उनकी एज क्या है, उनको और बीमारियां क्या हैं, तो वो एक अलग लेवल रहते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए फास्टिंग लेस देन 99 एंड रैंडम और या फिर 2 घंटे बाद वाला लेस देन 139 होना चाहिए। जो प्री डायबिटीज का रेंज है वो है 100 से फास्टिंग का बिटवीन 100 to 125, और मोर देन 126 अगर पेशेंट का है तो उसको हम डायबिटिक कहते हैं। सिमिलरली जो खाने के 2 घंटे बाद का शुगर है, अगर 140 से 199 का रेंज है तो प्री डायबिटीज है, और मोर देन 200 है तो डायबिटीज है।
और जो HbA1c का कट ऑफ है 5.6 के कम नॉर्मल, 5.6 से 6.4 इज प्री डायबिटीज और 6.5 एंड अबव इज डायबिटीज। तो ये कट ऑफ्स हैं डायबिटीज और प्री डायबिटीज के लिए। डॉक्टर स्वीटी, भारत में आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज लागू की जा सकती है? हेल्थ केयर रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हो एक व्यक्ति को? आई थिंक ये सवाल तो पार्टली गवर्नमेंट लेवल पे आंसर होना चाहिए, बट एज ए डॉक्टर जो मैं चाहूँगी कि हो पाए और लागू हो पाए हर लेवल पे, तो बेसिकली आप हेल्थ केयर इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हो या हेल्थ केयर रिसोर्सेज की बात कर रहे हो, सो दिस शुड ऑल स्टार्ट एट द प्राइमरी लेवल। मे बी द गवर्नमेंट कैन ट्राई ऐसे कोई तरीका निकले जिसमें कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप पे ये सुविधाएं दी जाएं, जहां बिना सिम्टम्स हुए लोगों के हेल्थ चेक्स हो सके, बेसिक स्क्रीनिंग हो सके, एटलीस्ट गाइडलाइन के अनुसार हाई रिस्क पेशेंट्स में या एक उम्र के बाद में रूटीन शुगर टेस्ट हो सके। उन लोगों में जहां पर प्री डायबिटीज़ पाई जाती है उन्हें कोई गाइडेंस मिले, बेसिक वो रिपोर्ट देख के उस पर राय देने वाला कोई हो, डाइटिशियंस मिलें, और एक एक्सेस टू नॉट जस्ट टेस्ट बट देन अगर किसी को दवाइयों के रूप में मदद चाहिए तो वो हो पाए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आई एम श्योर कि एक डॉक्टर के हाथ में अकेले नहीं है, ये पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए है, जहाँ पर हमें चाहिए कि हर लेवल पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ना केवल टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ हो बट उन टेस्ट को इंटरप्रेट करने वाले डॉक्टर्स इनफ हो और लोगों को गाइड करने के लिए सपोर्ट स्टाफ भी हो। डॉक्टर रिचा, प्री डायबिटीज से जब कोई डायग्नोज हो गया तो उसे कितनी बार फॉलोअप की जरूरत होती है? कितने समय पर टेस्ट की जरूरत होगी ताकि उसे पता रहे कि उसकी कंडीशन में कितना सुधार हो रहा है? तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको, चाहे बहुत हल्की डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है, पहले का कंडीशन है, तो हम पूरा लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताते हैं। एक वर्ड होता है TLC, थेरापेटिक लाइफस्टाइल चेंजेस। तो हम TLC के बारे में बताते हैं, थेरापेटिक चेंजेस, जो उनके पैरामीटर्स को ठीक कर सके। उसके बाद में हम पेशेंट्स को, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट होता है, बट जनरली हम 3 मंथ्स में बुलाते हैं। 1 से 3 महीने के बाद में हम कभी भी बुला सकते हैं। जैसे हम बता रहे थे आपको कि HbA1c होता है, वो 3 महीने की शुगर का एवरेज बताता है, तो उसको दोबारा रिपीट कराने के लिए हम 3 महीने का टाइम तो देंगे पेशेंट को। कमेंट आई वुड लाइक टू मेक फ्रॉम माय साइड इज दैट इंडिया में हमारे यहाँ ओबेसिटी इतनी बढ़ रही है, और बच्चों में, एडोलेसेंस में हमारे बच्चों में इतनी डायबिटीज बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो उसके लिए कुछ स्कूल लेवल पे हमें I think some interventions are really required. स्कूल में कितने सालों से हम लोग ये बात बोल रहे हैं वैसे कि बेवरेजेस, ये जो शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस हैं, वो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। जंक फूड मिलना ही नहीं चाहिए। कोविड जब से हुआ है, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है। There are so many mental disorders that we are coming across in our adolescent population, in children. So बच्चे आपस में कम बात करते हैं, ऑनलाइन ज्यादा रहते हैं, उससे स्ट्रेस बढ़ रहा है और उससे स्ट्रेस से रिलेटेड लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बढ़ रही हैं। बहुत जल्दी एज में बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्कूल लेवल पे जहां हम बच्चे थोड़ा बात सुनते हैं, वहां पर हमें हेल्दी डाइट के बारे में बताना चाहिए, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को जरूर बताना चाहिए। डॉक्टर छवि, क्या आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया प्री डायबिटिक के केस में, जैसे यूथ में इसका बढ़ना? अगर हाँ, तो क्या चीज इस ट्रेंड को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रही है? यूथ का डेफिनेटली इंडियन पॉपुलेशन में आजकल हम लोग 20-25 साल के पेशेंट्स भी देख रहे हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, और उसका मेजर कारण ये है कि एक तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। जो पहले बच्चे बाहर जाके खेला करते थे वो कम हो गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, स्पेशली कोरोना के टाइम पे लैपटॉप्स पे और मोबाइल्स पे जो एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी होती थी वो बंद हो गई है बिल्कुल, चाहे वो यूथ की हो या बच्चों की हो। और उसके साथ नॉट ओनली द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बट जो खाने का भी पैटर्न चेंज हुआ है। जंक फूड प्रेफर करते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इतनी ज्यादा प्रेफर करते हैं, घर का खाना कोई नहीं खाना चाहता है, और घर में भी अगर प्रेफर कर रहे हैं तो वो तला हुआ, फ्राइड है, हाई कैलोरी वाला खाना है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से जो डायबिटीज है आजकल हम 20-25 साल की एज में देख रहे हैं, जो पहले 40-50 की उम्र में देखी जाती थी। और उसके बाद भी पेशेंट्स जो डायग्नोज हो जाते हैं प्री डायबिटिक, वो भी ये अवेयरनेस नहीं है कि केवल लाइफस्टाइल चेंज करने से दे कैन गो बैक टू नॉर्मल। तो बट वो नहीं करना चाहते अपना लाइफस्टाइल चेंज, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट टू द चेंजेस, अल्टीमेटली लीडिंग टू 3 से 6 महीने में वो डायबिटिक हो जाते हैं और फिर उनको मेडिसिन पे रहना पड़ता है।
तो अगर सिंपल लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे एंड हेल्दी खाना रखेंगे, तो आप प्री डायबिटीज से वापस नॉर्मल भी हो सकते हैं। डॉक्टर स्वीटी, डाइवर्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी कितना सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कोई भी इंडिविजुअल आसानी से इसे मॉनिटर कर सके गांव देहात और रिमोट एरियाज में? सो टेलीमेडिसिन का एक बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली हमारे देश में, इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में, जहाँ पर पूरे इरादे के बावजूद there is limitation in terms of availability of doctors, healthcare professionals. तो बेसिक प्राइमरी लेवल तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। आई मीन गुड क्वालिटी डॉक्टर्स हर लेवल पे अवेलेबल हो, ये इमीडिएटली नियर फ्यूचर में तो पॉसिबल नहीं है। तो टेलीमेडिसिन इज लाइक अ बून श्योरली। तो जहाँ पर हम प्राइमरी लेवल पे टेस्टिंग कर सकते हैं, अगर टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है तो आई मीन देयर वेज जहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट होके सेकेंडरी लेवल तक जा सकते हैं, एंड कंसल्टेशन वाया टेलीमेडिसिन हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट्स स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं via telemedicine, and technology again, the same things, testing and all, labs आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, और जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है वहाँ सैंपल्स कैन बी स्टोर्ड, सैंपल्स कैन बी ट्रांसफर्ड। इवन समथिंग लाइक एन आई चेकअप, एक रूटीन आई चेकअप जो सारे डायबिटिक्स को एडवाइस किया जाता है कि सालाना हमें देखना है कि आंखों के पर्दे में नुक्स तो नहीं हो रहा है। तो मानो आप एक सेटअप में हैं जहाँ पर एक गुड आई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आजकल हैंड हेल्ड कैमराज होते हैं जहाँ पर उसकी पिक्चर ली जा सकती है, which can then be passed on to a specialist who's sitting at a secondary or tertiary center and can interpret, वो इमेज देख के बता सकते हैं कि आंखों में कुछ नुक्स होने की उम्मीद है या नहीं। So this is just an example. So the sky is the limit. टेलीमेडिसिन को अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो इसमें बहुत गुंजाइश है। प्री डायबिटीज और डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। प्री डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि प्री डायबिटीज से बचा जा सके। इस खास शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।